गुड मॉर्निंग फ्रेंड। सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में आपका मैं ध्रुव कुमार दीक्षित स्वागत करता हूं। आज आपके साथ मैं चर्चा करूंगा समाजशास्त्र के जनक फादर समाजशास्त्र के फादर सोशलॉजी ऑफ फादर अगस्ट कॉम्टे के ऊपर। अगस्ट कॉम्टे, हम सभी समाजशास्त्री जो भी समाजशास्त्र का अध्ययन करते हैं तो समाजशास्त्र की जहां शुरुआत होती है, प्रारंभिक चर्चा जब आती है तो अगस्ट कॉम्टे का नाम आता है। और स्कूली पाठ्यक्रम से लेके पीएचडी और जितने भी शोध कार्य होते हैं सभी में अगस्ट कॉम्टे का नाम लिया जाता है। आज मैं चर्चा करूंगा बायोग्राफी ऑफ अगस्ट कॉम्टे। 19वीं शताब्दी में जो सामाजिक विचारधारा को वैज्ञानिक आधार पर संगठित करने का अगर सर्वप्रथम प्रयास किया तो वो फ्रांसीसी दार्शनिक विचारक श्री अगस्ट कॉम्टे ने किया। प्रत्यक्षवाद और प्रत्यक्षवादी दर्शन के जन्मदाता अगस्ट कॉम्टे हैं, जिन्हें समाजशास्त्र का पिता कहा जाता है। कॉम्टे ने ही सर्वप्रथम सोशियोलॉजी शब्द की रचना की थी, लेकिन ऐसा नहीं है, सोशियोलॉजी शब्द की रचना पहले भी हुई थी, लेकिन समाजशास्त्री ढंग से सोच विचार कर सोशियोलॉजी शब्द और सोशियोलॉजी विषय और सोशियोलॉजी पाठ्यक्रम की जो आधार या बेस नींव जो डाली है वो अगस्ट कॉम्टे, क्योंकि इनके पहले सेंट साइमन भी इसी प्रकार से समाज के बारे में सोच विचार करते थे और उन्हीं से अगस्ट कॉम्टे प्रभावित हुए थे। इनकी प्रारंभिक दीक्षा प्राकृतिक विज्ञान में हुई थी और आप महसूस करते थे कि समाज के लिए एक नए विज्ञान की आवश्यकता है। इसलिए उन्होंने समाज का अध्ययन, समाज का जो विवेचन था, वैज्ञानिक तौर तरीकों से किए जाने की वकालत की और प्राकृतिक विज्ञानों के जैसे ही भौतिक जगत का अध्ययन होता है वैसे ही सामाजिक अध्ययन की बात की। और इन्होंने सर्वप्रथम इसका नाम ही रखा था सामाजिक भौतिकी, सोशल फिजिक्स, सामाजिक भौतिकी। लेकिन इस पे काफ़ी चर्चा हुई, तर्क हुए, मत भ्रांतियाँ थी, आलोचना प्रत्यालोचना हुई और दो साल बाद ही अगस्ट कॉम्टे ने इसको सामाजिक भौतिकी से सोशियोलॉजी, जिसका हिंदी रूपांतरण समाजशास्त्र से कर दिया। कॉम्टे ने कहा था कि प्राकृतिक विज्ञान की तरह ही हमें समाजशास्त्र के समाज के जो आधारभूत मूलभूत नियम है उनकी खोज करके अनुभविक आधार पर करना चाहिए, एम्पिरिकल विधियों का प्रयोग करके करना चाहिए, जिससे कि मानवीय दशाओं में सुधार की एक महत्वपूर्ण भूमिका समाजशास्त्र कर सकेगा और यही मानवता का बड़ा भला होगा। सामान्य सी चर्चा को इन्होंने एक बृहद विषय के रूप में स्थापित कर दिया। इनका जब जन्म हुआ था तो यूरोप में दो विरोधी विचारधाराएं विकसित हो रही थी। एक सामाजिक प्रगति के विचार विकसित हो रहे थे, वहीं दूसरी ओर सामाजिक व्यवस्था में विचारों के चिंतन के विषय की एक विचारधारा थी। फ्रांस की राजक्रांति, औद्योगिक क्रांति, समाज सुधार आंदोलन, राष्ट्रवादी विचारधारा, इन सबसे प्रभावित होकर कॉम्टे ने क्या करा, काल्पनिक और भावुकतावादी चिंतन का विरोध किया। इन्होंने उस वक्त जो विज्ञान का प्रयोग करा, लेकिन काल्पनिक और भावुकतावादी चिंतन का विरोध करके निरीक्षण और परीक्षण के आधार पर सामाजिक घटनाओं के अध्ययन को महत्वपूर्ण माना। 19 जनवरी 1798 को फ्रांस के मॉन्टपेलियर नामक एक कैथोलिक परिवार में इनका जन्म हुआ था। पिता टैक्स डिपार्टमेंट में उच्च पदाधिकारी थे। बालकाल से ही कॉम्टे के व्यक्तित्व में प्रखर बौद्धिक क्षमता दिख रही थी। ये समाज में प्रचलित मान्यताओं, स्थापित सत्ता का विरोध करने की इनकी प्रवृत्ति थी। इसकी शुरुआत इन्होंने अपने घर से करी। घर में ही इन्होंने विरोध किया। ये एक लोकतंत्रवादी थे और अपने कट्टर राजभक्त, इनका परिवार कट्टर राजभक्त माता पिता के धार्मिक विचारों का इन्होंने विरोध किया। कैथोलिक मत के कटु आलोचक कॉम्टे ने 13 वर्ष की आयु में ही परिवार के धार्मिक राजनीतिक विचारों और विश्वासों को तिलांजलि देकर एक स्वतंत्र विचारक होने का दावा प्रस्तुत किया। इन्होंने विरोध की जो शुरुआत थी घर से ही थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा मॉन्टपेलियर में हुई। इसके पश्चात उच्च शिक्षा के लिए पेरिस के पॉलिटेक्निक स्कूल में गए। स्कूल में भी इनका झगड़ा हुआ। ये अपने क्रांतिकारी स्वभाव और प्रखर बुद्धि के कारण विद्यार्थियों में इनकी अच्छी इमेज थी। कुशल विद्यार्थी नेता के रूप में पहचाने जाने लगे। यहाँ पर उन्होंने एक बहुत ही प्रमुख प्राध्यापक थे, प्रभावशाली प्राध्यापक के त्याग पत्र की मांग की। कुछ विरोध चल रहा था, इन्होंने छात्र आंदोलन किया और उसी छात्र आंदोलन में काफी सक्रियता से भाग लिया और प्राध्यापक के
त्यागपत्र के लिए काफ़ी आंदोलन किया और जोर शोर से भाग लिया, तो इनको स्कूल से भगा दिया गया या इनको अलग कर दिया गया। इसके बाद चूंकि इनकी प्रखर बुद्धि थी, स्वतंत्र चिंतन था, तो कांट जो है दार्शनिक कहलाने लगे। ये दार्शनिक रूप में जाने लगे। 14 वर्ष की आयु ने 14 साल की उम्र के होते होते इन्होंने समाज के पुनर्निर्माण की तीव्र इच्छा व्यक्त की और 16 वर्ष की आयु में गणित जैसे जटिल विषय पे व्याख्यान देके एक साहसी और प्रखर बुद्धिवादी चिंतक के रूप में अपने आप को स्थापित किया। कॉम्ट कहते थे, मैं सुकरात का अनुकरण नहीं करना चाहता। वो कहते हैं, मैं सुकरात का अनुकरण नहीं करना चाहता। 20 वर्ष की आयु में कॉम्ट ने फ्रांस के तात्कालिक एक दार्शनिक थे सेंट साइमन, जिसका इनको बहुत प्रभाव पड़ा, उनके संपर्क में आए। 1818 से 1824 तक इनका घनिष्ठतापूर्ण संबंध रहा। इन्होंने मानव प्रगति का नियम है जो ज्ञान के विकास पर आधारित है, उसकी रचना की। ये शुरू से ही चूंकि ये विरोध करते थे, इन्होंने तात्कालिक व्यवस्था का विरोध किया, तो सेंट साइमन का तो इनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा, लेकिन आपस में कटुता के चलते 1824 में इनके संबंध टूट गए। उस वक्त कुछ लोग कहते थे कि इन्होंने साहित्यिक चोरी की है, सेंट साइमन के विचारों की साहित्यिक चोरी की है, लेकिन कॉम्ट ने उसको स्वीकार नहीं किया। वो कहते हैं, मेरा इनसे संबंध टूटने का मूल कारण क्या है कि सेंट साइमन जो भी लेख लिखते हैं उसमें योगदान मेरा भी रहता है, लेकिन मुझको महत्व नहीं दे रहे हैं, जिसका मैं सच्चा हकदार हूं। और इसके बाद इनको पेरिस से निकाल दिया गया। बाद में धीरे धीरे पेरिस में भी गए, जहां भी गए इनके मित्र कम शत्रु अधिक होते गए। सेंट साइमन को तो इन्होंने बाद में इतना ज्यादा इनकी कटुता बढ़ गई, उन्हें सेंट साइमन को कहा कि वे स्वयं एक दुराचारी नीम हकीम है, और फिर सेंट साइमन से इनके संबंध कभी नहीं रहे। 1825 में कॉम्ट के जीवन की एक और दुखद घटना हुई। कॉम्ट का जीवन बहुत ही निराशावादी रहा है, बहुत ही संकटों वाला, विरोध वाला रहा है। इन्होंने कैरोलिन मैसिन से इनका विवाह हुआ था, लेकिन पत्नी बहुत ही, ऐसा कहा जाता है कि बहुत बुरे स्वभाव की थी, जिससे इनका दाम्पत्य जीवन बहुत ही दुखद रहा। और इससे बचने के लिए, दाम्पत्य जीवन से बचने के लिए स्वयं अध्ययन और भाषण देने में अपने आप को संलग्न कर लिया था। अत्यधिक परिश्रम हो रहा था इनका अध्ययन कार्य में अत्यधिक परिश्रम के कारण 1827 में एक मानसिक रोग सेरेब्रल डेरेंजमेंट से पीड़ित हो गए। 1827 में काफी खतरनाक रोग था, यहां तक कि स्थिति यह बनी कि वहां सीन नदी में इन्हें डूब के मरने की चेष्टा भी की, लेकिन बचा लिए गए और 2-2.5 साल इनका इलाज चला। फिर 1830 में बीमारी के उपरांत इन्होंने अपनी महान कृति द कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी का प्रथम खंड प्रकाशित किया। इसके 6 भाग हैं। 1845 में 1842 में जब 6वां भाग आया, इनकी पत्नी से इनका तलाक हो गया। फिर 1844 में कॉम्ट का परिचय क्लोटाइल डी बॉक्स नाम की एक अत्यंत साधारण और दुखी महिला से हुआ। ये भी अपने क्लोटाइल डी बॉक्स जो है महिला, इसके पति इसको छोड़ के चले गए थे और पति की हरकतों से छुटकारा पाने के लिए अपने माता पिता के पास पेरिस में आई थी। कॉम्ट ने बहुत गहराई तक प्रेम किया और प्रेम में इतना डूब गए कि उनका रहन सहन, विचार पद्धति भी बदल गई। यद्यपि 1846 में डी बॉक्स की मृत्यु हो गई थी और इस 1 वर्ष में ही इस महिला ने कॉम्ट को बहुत प्रभावित किया। आश्चर्य की बात तो यह है कि इस महिला ने कॉम्ट से कभी प्रेम नहीं किया। एक पक्षी प्रेम होते हुए भी यह इतना गहन और इतना तीव्र प्रेम था कि 1851 से 1854 के बीच में सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी नाम की 4 खंडों में इन्होंने एक किताब, जो सेकंड बुक थी इनकी, निकाली, जिसमें स्त्रियों की प्रशंसा, नैतिक दैनिक गुणों से भरपूर थी किताब। बॉक्स के प्रभाव के फलस्वरूप ही आपने सामाजिक पुनर्निर्माण की योजना का वैज्ञानिक आधार माना, और निश्चित रूप से उस वक्त इनका जो वैज्ञानिक आधार था, बॉक्स के कारण थोड़ा उसमें बदलाव आया, वैज्ञानिक से वो धार्मिक हो गया था। कॉम्ट की धार्मिक स्थिति जो थी प्रारंभ में बहुत अच्छी नहीं थी। स्कूल से निकाले जाने के बाद कॉम्ट ने भाषण देकर अपना खर्चा चलाया। पॉजिटिव फिलॉसफी के प्रकाशन से पॉलिटेक्निक स्कूल में प्रवेश हो गया।
इस बीच उनके अनुयायियों ने इनकी बहुत आर्थिक मदद की। जॉन स्टुअर्ट मिल ने तो इनको इंग्लैंड में 2700 से लेके $7200 एकत्र किए। जॉन स्टुअर्ट मिल काउंट के प्रशंसक और मददगार तो थे ही, साथ ही उसके आलोचक भी थे। इनकी जो प्रथम कृति थी पॉजिटिव फिलॉसफी, उसका स्वागत किया है, लेकिन सेकंड कृति जो थी पॉजिटिव पॉलिटी, उसकी निंदा की। 5 सितंबर 1857 को इस महान समाजशास्त्री की कैंसर से मृत्यु हुई, लेकिन काउंट के विचार आज भी अमर हैं, क्योंकि उनके द्वारा प्रस्तावित समाजशास्त्र आज एक विकसित विज्ञान का रूप ले चुका है। इनके कुछ सिद्धांत हैं, जैसे इन्होंने मानव प्रगति का नियम दिया। उनका कहना था कि मानव प्रगति 3 स्तर होते हैं, एक धर्मशास्त्री, थियोलॉजिकल, तत्वमीमांसी, मेटाफिजिकल, और प्रत्यक्षात्मक यानी पॉजिटिविस्टिक। इस 3 स्तर के बाद उन्होंने कि पहला स्तर आता है जिसमें काल्पनिक विचार होते हैं, फिर उसके बाद में मेटाफिजिकल अमूर्त बात होती है, और फिर पॉजिटिव बात होती है। इसी तरह इन्होंने क्या करा था कि इनका कहना था समाजशास्त्र जो है सभी विज्ञानों की महारानी है। सोशियोलॉजी से क्वीन ऑफ ऑल साइंसेस। इन्होंने शुरुआत ही की थी, इन्होंने एक हायरार्की बनाई थी, पदानुक्रम बनाया था, श्रेणी बनाया था, पद में विज्ञानों का संस्करण कहलाता है, जिसमें आधार बेस इनका गणित था। ये कहते हैं गणित के बाद फिर इन्होंने नक्षत्र विज्ञान को रखा, फिर भौतिक विज्ञान, फिर रसायन शास्त्र, प्राणी शास्त्र से गुजरते हुए अंत में विज्ञान के इस क्रमिक श्रृंखला में आपने सर्वोपरि समाजशास्त्र को रखा। इनका कहना था ये विज्ञान एक तार्किक क्रम में आते हैं। सबसे पहले वह विज्ञान आता है जो सबसे कम जटिल होता है, जिसका सरोकार जो है सामान्य घटनाओं से और मानवता से बहुत दूर होता है, जो मानवता के नजदीक। दुगणित का सरोकार मानवता से नहीं है। और सबसे अंत में वह विज्ञान विकसित होता है जो सबसे जटिल होता है, जो मानवता से अत्यंत निकट होता है। इसी आधार पर उन्होंने गणित को प्रथम और समाजशास्त्र को सबसे अंतिम स्थान दिया। दूसरी चीज, इन्होंने समाजशास्त्र के 2 विषय प्रमुख रूप में समाजशास्त्र को बांटा है। एक सामाजिक स्थितिकी, सोशल स्टैटिक्स, जिसमें कहते हैं समाज की स्थिर चीजों की हमको चर्चा करना चाहिए, और दूसरा सोशल डायनेमिक्स, सामाजिक गति की जो गति, स्ट्रक्चर स्थिर होता है और परिवर्तन जो है वो गतिशील डायनेमिक है, उसकी बात की है। इनकी बहुत सी किताबें हैं। प्रमुख कृतियां इनकी प्रोस्पेक्ट ऑफ द साइंटिफिक वर्क रिक्वायर्ड फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी, पॉजिटिव फिलॉसफी, पॉजिटिव पॉलिटी, कैचिज्म ऑफ पॉजिटिविज्म, समाजशास्त्र शब्द की स्थापना से लेके समाजशास्त्र के क्या क्या अध्ययन करेंगे, समाजशास्त्र को विज्ञान बनाने की बात अगस्ट कॉम ने की थी। इसलिए समाजशास्त्र विचारधारा के क्षेत्र में अगस्ट कॉम अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन्होंने सामाजिक साव्य, सोशल ऑर्गेनिज्म की अवधारणा, सामाजिक घटनाओं की अध्ययन पद्धति के रूप में प्रत्यक्षवाद, पॉजिटिविज्म की अवधारणा प्रस्तुत की। इसके साथ ही मानव जाति के बौद्धिक विकास के 3 स्तर का प्रसिद्ध नियम, जो सभी जगह यहाँ तक कि यूपीएससी, पीएससी के इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, उनके एग्जाम में भी पूछा जाता है, फेमस लॉ ऑफ 3 स्टेजेस प्रस्तुत कर समाजशास्त्र को एक आधारभूत डायरेक्टिव साइंस के रूप में स्वीकृत किया था। इनके 3 स्तर का नियम, विज्ञानों का संस्करण, सामाजिक स्थिति विज्ञान, सामाजिक गति विज्ञान सिद्धांत एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इस महान समाजशास्त्री को हम सभी समाजशास्त्री नमन करते हैं।